कहते हैं कठिनाइयां सबको आती हैं, कोई उसमें निखर जाता है तो कोई उसमें बिखर जाता है। नमस्कार। दृष्टि द विजन बुक सीरीज के अंतर्गत हमने संपूर्ण आदिकाल पर चर्चा की। आदिकाल में जो विशेष उपयोगी परीक्षा उपयोगी साहित्य रचा गया उसके बारे में अच्छे से जाना, और आज की इस कड़ी में हम पुनः प्रश्नोत्तरी के जरिए आदिकाल को डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं आज की कड़ी। पहला प्रश्न देखिए, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? राइट, कीर्तिलता जो है विद्यापति की रचना है, तो वह किस भाषा की रचना है? दिए गए विकल्पों में से बताना है। अवहट की, अपभ्रंश की, मैथिली या फिर ब्रज की। तो जब हमने आदिकाल पर चर्चा की तो हमने देखा विद्यापति की जो कीर्तिलता है वह अवहट भाषा की रचना है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। राइट। प्रश्न 2 देखिए, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबन ने या फिर मंझन ने। तो यहाँ पर विकल्प हैं, इन विकल्पों में से बताना है कि आदिकाल में दिए गए विकल्पों में से किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है। तो किसने की है? अब्दुल रहमान ने। और अब्दुल रहमान की रचना कौन कौन सी है? जैसे कि एक प्रसिद्ध रचना है इनकी संदेश रासक। राइट, तो आदिकाल में दिए गए विकल्पों में से अब्दुल रहमान ऐसे कवि हैं जिन्होंने अवहट भाषा में रचना की है। चलिए, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में या फिर बसंत ऋतु में। तो हमने देखा कि आल्हा जो है विशेषतः वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। राइट, तो वर्षा ऋतु सी विकल्प सही विकल्प होगा। और आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि विशेषतः आल्हा किस क्षेत्र में गाया जाता है, किस राज्य के किस क्षेत्र में बहुत चर्चित है आल्हा गीत। और आपने आला और उद्दल के बारे में भी तो सुना होगा। राइट, जो दो वीर थे आला और उद्दल, उन्हीं की वीरताओं की प्रशंसा के तौर पर यह आल्हा गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। कुमार रासो, परमाल रासो, विसलदेव रासो और नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वीराज रासो। तो आप जानते हैं ये दिए गए कूट में से बताना है इन रचनाओं का सही विकल्प क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। राइट, देखिए खुमाण जो रासो है वह है दलपत विजय की रचना। खुमाण रासो है दलपत विजय की रचना, ए का हो जाएगा 3। परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो है यहाँ पर जगनिक की रचना। राइट, जिसको कि आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है परमाल रासो को। तो बी का हो जाएगा 5। और जो बिसलदेव रासो है वह किसकी रचना है? बिसलदेव रासो। तो विसलदेव रासो है आपके नरपति नालह की रचना। नरपति नालह की रचना है विसलदेव रासो। राइट, और नेक्स्ट है हमारे सामने पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में तो हमें पता है, यह चंद्रवरदाई की रचना है। राइट, तो यहां पर दिए गए कूट में से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई को, विद्यापति को, पुष्यदंत को या जगनिक को? तो बिना किसी देरी के विद्यापति ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है, और भी कई विभूतियों से इनको सम्मानित किया गया है। राइट, विद्यापति को। तो 5 का हो जाएगा विद्यापति, विकल्प बी। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध की रचनाओं को, रासक परंपरा के कवि की रचनाओं को, या इन कवियों को, या फिर संत कवियों को, या जैन मुनियों को? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? हमने जाना आदिकाल के अंतर्गत कि बौद्ध और सिद्ध जो कवि हैं, रचनाकार है, उनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया। राइट, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो नेट की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो का जितना आप लाभ उठा सकते हैं, जितना फायदा ले सकते हैं आप लीजिए, और शेयर भी करते रहिए साथ साथ। राइट, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 7 देखिए, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए।
बीजेपाल रासो, चरय गीत, विद्यापति की पदावली और पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं हैं। और बताना है यहाँ पर कि कौन सी रचना किस भाषा में रचित है। राइट। तो जो बीजेपाल रासो है वह रचित है अपभ्रंश भाषा में। ओके, बीजेपाल रासो की भाषा क्या है? अपभ्रंश। जो चरय गीत है वे रचे गए हैं संधा भाषा में। राइट। और जो विद्यापति की पदावली है वह मैथिली भाषा की रचना है, तथा जो पृथ्वीराज रासो है वह हिंदी भाषा की रचना है। तो यहां पर दिए गए कूट में से बताना है कि सही विकल्प कौन सा होगा। तो देखिए 2 3 4 1। राइट, 2 3 4 1 किस विकल्प के अंतर्गत है? विकल्प सी। राइट, तो यहां पर हो जाएगा विकल्प सी सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या फिर पाली से? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य शुक्ल ने माना है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। राइट। जब हमने आदिकाल पर चर्चा की, आदिकाल के बारे में अच्छे से जाना, तो तब देखा हमने कि क्या किया है, आचार्य शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। तो यहां पर हो जाएगा सी विकल्प सही उत्तर। राइट। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, या फिर सोमप्रभ सूरी? तो देखिए दिए गए विकल्पों में से जो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के तौर पर जाने जाते हुए हैं स्वयंभू। राइट, तो यहां पर 9 का हो जाएगा बी विकल्प सही उत्तर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, या पद्मावत? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो को। और आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पृथ्वीराज रासो की जो रचनाकार हैं चंद्रबरदाई, उनको। और उन्हीं के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग किया गया है? जो वीर रस की रचनाएं रची गई आदिकाल में, तो दिए गए विकल्प में से बताना है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग किया गया था? पिंगल भाषा का, बुंदेली, डिंगल, या फिर प्राकृत? तो देखिए दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सही उत्तर होगा, डिंगल। ओके, डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था आदिकालीन वीर रस के साहित्य रचने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद, या स्वयंभू? तो आप सभी जानते हैं अच्छे से कि शब्दानुशासन को लिखा है हेमचंद्र जी ने। राइट, तो हेमचंद्र सही विकल्प होगा। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो की, या अकबर की? तो जी खालिक बारी रचना है अमीर खुसरो की। राइट। इनमें से कौन सा युग्म संगत है? जैसे यहां पर दिया गया है, देखिए विष्णुदेव रासो, नरपति नाला, कुमार रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, चंद्रबरदाई, परमार रासो, दलपत विजय। तो ये तो बिल्कुल आगे पीछे दिए गए हैं। जो सही विकल्प है वो बताना है ABCD में से कौन सा है। राइट, तो विकल्प ए ही सही होगा यहाँ पर, क्योंकि जो विष्णुदेव रासो है ना वह है नरपति नाला की रचना। तो यही सही है, बाकी के ये गलत हैं। बाकी तीनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बिकॉज मैंने पहले भी बताया आपको। ओके, कि कौन सी रचना किसकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से, अवधी साहित्य से, या फिर मैथिली साहित्य से? तो बताना है यहाँ पर कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। ओके, तो डिंगल भाषा का संबंध तो राजस्थानी साहित्य से है, तो इसीलिए विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जी, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गार्स दत्तासी ने, पंडित राम नारायण दुग्गड़ ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है यह माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राइट, तो विकल्प सी सही उत्तर। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा?
ABCD में से बताना है। तो देखिए यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर जैसी रचनाएं हैं, आगे पीछे करके दी हैं। तो बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के विकल्प ए ही सही होगा। सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली रास, फिर स्थूलीभद्र रास, फिर नेमिनाथ रास, फिर संगीत रत्नाकर। और ये किन रचनाकारों की रचनाएं हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? तो पुष्यदंत थे आपके 10वीं शताब्दी के कवि। विकल्प सी सही उत्तर। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। कुबले माला कथा, राउलबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर जैसी रचनाएं यहाँ पर आगे पीछे करके दी है ABCD के विकल्प के तौर पर। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए ही सही उत्तर होगा। पहले होगी कुबले माला कथा, फिर राउलबेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण और फिर रत्नाकर। राइट, विकल्प ए ही यहाँ पर सही क्रम है इन रचनाओं का। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। देखिए स्वयंभू, पुष्यदंत, अब्दुल रहमान और शबरप्पा जैसे नाम हैं और इनकी आगे रचनाएं दी गई हैं। तो बताना है कि कौन किसकी रचना है दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करते हुए। राइट, तो यहां पर देखिए स्वयंभू की रचना है आपके पौमचर्यु, है ना। स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौमचर्यु। तो ए का हो जाएगा यहां पर 2। और जो पुष्यदंत हैं उनकी रचना है महापुराण। पुष्यदंत की रचना का नाम है महापुराण। अब्दुल रहमान की रचना का नाम है संदेश राशक और शबरप्पा की रचना है चर्यापद। ओके, तो यहां पर प्रश्न 20 का सही उत्तर हो जाएगा दिए गए कूट में से विकल्प बी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन करना है। यहाँ पर भी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है, दामोदर भट्ट की कौन सी है, नरपति नाहला की कौन सी है और कबीर रोड की कौन सी है। दिए गए कूट का ही सही उत्तर का चयन करते हुए। ओके, तो जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं यहाँ पर उनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट की रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ओके, और नरपति नाहला की रचना का नाम है विसलदेव रासो और कबीर रोड की रचना का नाम क्या है? राउलबेल। तो इजी है। और दिए गए कूट में से कौन सा होगा सही? विकल्प ए सही होगा। 4 2 3 1। राइट, 4 2 3 1 सही। विकल्प ए सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। गोरखवाणी के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी? तो गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने। राइट, इसलिए विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, यह उक्ति दिए गए विकल्पों में से किस कवि की है? अमीर खुसरो की, कबीर की, दादू दयाल की या फिर रहीमदास की? तो देखिए सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, यह उक्ति है अमीर खुसरो की। तो विकल्प ए सही उत्तर। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है क्या है? पहेलियों का संकलन है, कह मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है या फिर मनोरंजक परक रचना है? राइट, तो जो अमीर खुसरो की खालिक बारी है ओके, वह है आपके फारसी हिंदी शब्दकोश। फारसी और हिंदी का शब्दकोश है अमीर खुसरो की जो रचना है खालिक बारी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर आनंद कुमार स्वामी ने, शिव प्रसाद सिंह ने या रामवृक्ष वैनीपुरी ने? तो देखिए दिए गए विकल्पों में से आनंद कुमार स्वामी जी ऐसे समीक्षक हैं जिन्होंने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। तो विकल्प सही होगा उत्तर आनंद कुमार स्वामी।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू पर, घाघ भड्री कवि पर, गोरखनाथ पर या अधहमाण पर? तो हठ योग को ज्यादातर किस कवि पर ज्यादातर जाना जाता है कि जिन पर प्रभाव पड़ा है? तो गोरखनाथ पर, राइट। तो 26 का सी सही होगा, क्योंकि गोरखनाथ के साहित्य के बारे में आप जानेंगे तो वहां पर हमें हठ योग का ज्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? खुमाण रासो, बिसलदेव रासो, चंदनवाला रास या फिर पौम चरयू? तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ओके, तो यहां पर होगा सही विकल्प सी। सबसे पहले पौम चरयू, फिर खुमाण रासो, फिर विसलदेव रासो, फिर चंदन बाला रास। और इन रचनाओं के रचनाकार कौन हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, काफी बार। ये तो आपको चुटकियों में याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? क्या यह पुराण पर आधारित ग्रंथ है, या ये प्रेम काव्य है, या भक्ति काव्य है, या फिर व्याकरण है? तो आपको पता ही होगा, जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है वह एक व्याकरण ग्रंथ है। और इसके रचनाकार कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, कौन नहीं है 8वीं शताब्दी के कवि? सरहप्पा, हेमचंद्र, शबरप्पा या स्वयंभू? तो देखिए दिए गए जो विकल्प हैं इनमें से विकल्प बी, जो हेमचंद्र जी है ना, वे 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। हेमचंद्र जी की शताब्दी कौन सी रही है, आप यह भी कमेंट में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने अगर आप अच्छे से शुरू से सीरीज के साथ बने हैं तो आपको पता होना चाहिए, और यही एक अपने को आंकने का, अपना आकलन करने का सही जरिया होता है। और आपको जो भी प्रश्न आता है, जैसे भी आता है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए अपने अकॉर्डिंग, राइट, जिससे कि आप अपना आंकलन स्वयं कर सके। चलिए नेक्स्ट है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? क्या वर्ण रत्नाकर है, कीर्तिलता है, चर्यापद है, या फिर ज्ञानेश्वरी है? तो जो मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, या जो ग्रंथ मिलता है, वह है आपका वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, राइट। नेक्स्ट देखिए, बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? क्या राहुल सांकृत्यायन ने किया है, सूर्यकांत शास्त्री ने किया है, प्रबोध चंद्र बागची ने किया है, या फिर हरप्रसाद शास्त्री ने किया है? तो बोधगान ओ दोहा का संपादन किया है आपके हरप्रसाद शास्त्री ने। विकल्प डी सही उत्तर होगा। हरप्रसाद शास्त्री जी ने क्या किया है? बोधगान ओ दोहा का संपादन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली भाषा का, प्राकृत का, अपभ्रंश का, या फिर अवधि का? तो देखिए, दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा का एक लोकप्रिय छंद रहा है, राइट। अपभ्रंश, विकल्प सी, अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है दोहा या दूहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहां पर, कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? जॉर्ज ग्रेसन का है, विश्वबंधु का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या आचार्य शुक्ल का है? ओके, तो बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, जब भी हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ा या आदिकाल पर चर्चा की, तो हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। तो यह आचार्य शुक्ल का कथन है, विकल्प डी सही उत्तर। संदेश रऊ सवित रथऊ, ओके, सबित रऊ, संदेश रऊ सबित रऊ, पई मई कहणु न जाई, जे कालंगुली मुंदड़ऊ सो बाहड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और पिछली कड़ी में हमने संपूर्ण आदिकाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों पर चर्चा भी की है। क्या ये काव्य पंक्तियां बिमल सूरी की हैं, अदामान की है, हेमचंद्र की है, या दामोदर भट्ट की है? तो बताना है, गैस कीजिए किस कवि की यह काव्य पंक्तियां हैं। तो अदामान की है ना, अदामान की ये काव्य पंक्ति है कि संदेश रऊ सविथ रऊ
पई मई कहणु न जाई, जे कालंगुली मुदड़ौ सो भांडी समाई। तो अदामाण की ये काव्य पंक्ति है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जयमयंक, जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासु, श्रावकाचार और नेमिनाथ रास जैसी यहाँ पर रचनाएं हैं और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ओके, तो चलिए देखिए, जयमयंक जस चंद्रिका, यह रचना तो आपके मधुकर कवि की है ना। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। ए का होगा यहाँ पर 2। और पृथ्वीराज रासो तो आपके चंद्रबरदाई की रचना है, राइट। और जो श्रावकाचार है वह देवसेन की रचना है, ओके। और जो नेमिनाथ रास है वह सुमति गणी की रचना है। यहाँ पे सुमति मणि लिखा है, वैसे सुमति गणी है इनका नाम, है ना। कई जगह मणि, कई जगह गणी, इस तरह से लिखा होता है। तो नेमिनाथ रास है सुमति गणी की रचना। तो यहाँ पर क्या है सही? 2 4 1 3। 2 4 1 3 देखिए किस विकल्प में है? विकल्प बी में। 2 4 1 3, राइट। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, चंदनवाला रास और रेवंत गिरी रास जैसी रचनाएं हैं यहाँ पर। तो बताना है कि किस रचना का प्रकाशन सबसे पहले हुआ। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी सही होगा। श्रावकाचार जो देवसेन की रचना है, राइट, उसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ, फिर उसके बाद भरतेश्वर बाहुबली रास, फिर चंदनवाला रास, फिर रेवंत गिरी रास। और इन रचनाओं के रचनाकार कौन है आपको यह अच्छे से मालूम होना चाहिए। ओके, बार बार बताते रहेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी, आप खुद से तो प्रयास करेंगे नहीं। इसीलिए आप अगर भूल गए हैं या फिर याद नहीं आता एकदम से, तो दोबारा जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हैं, वहां पे अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए, देखिए और फिर अपना यहाँ पर आकलन प्रस्तुत कीजिए। ओके, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा, तो यहाँ पर भी बताना है। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए, क्योंकि पहले दोहा कोश की रचना हुई है, फिर श्रावकाचार, फिर संदेश रासक और फिर कीर्तिलता। ओके, दोहा कोश, फिर श्रावकाचार, फिर संदेश रासक और फिर कीर्तिलता। विकल्प ए 37 का सही उत्तर होगा। संत मत के अलावा शब्द यानी कि जिसे शब्द भी लिखा जाता है, उसका प्रचलन और किस पंथ में माना जाता है या हुआ है। हमने देखा ना कि जो संत मत है, संत समुदाय के कवि हैं, वे ज्यादातर शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। शब्द ये शब्द जो है प्रचलन में रहा है। और इनके अलावा किस मत पंथ में यह प्रचलन में रहा है बताना है। सिद्ध में, जैन में, नाथ में या सखी संप्रदाय में। तो देखिए नाथ संप्रदाय में, क्योंकि हमने देखा ज्यादातर संत कवियों पर नाथों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, तो इसीलिए जो शब्द शब्द का प्रचलन रहा वह नाथ में भी हमें देखने को मिला, नाथ पंथ में, राइट। निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए जो चंदा है वह है चंदायन की मुख्य पात्र। चंदायन की मुख्य नायिका या पात्र है चंदा। नागमती है आपके पद्मावत की मुख्य पात्र। ओके, पद्मावत की है नागमती। और जो राजमती है वे हैं विसलदेव रासो की नायिका या मुख्य पात्र। राजमती विसलदेव रासो। और जो मालवणी है वह है आपके ढोला मारूरा दुहा की नायिका। ओके, तो यहां पर क्या था कि निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। देखिए ये मुख्य पात्र तो हैं ही इन रचनाओं की, लेकिन साथ में मुख्य नायिकाएं भी हैं। ओके, तो चंदा हो गई चंदायन की, नागमती हो गई आपकी पद्मावत की, राजमती हो गई विसलदेव रासो की और मालबणी हो गई ढोला मारूरा दुहा की, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं कोड में से कि कौन सा कोड सही होगा। यहां पर 2 5 1 3 2 5 1 3 विकल्प ए सही उत्तर दिए गए कूट में से। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं। ओके, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुरागा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद,
राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य के छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या राहुल सांकृत्यायन का? तो यह सब कहा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विकल्प बी सही उत्तर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही यह मत रहा है कि चाहे वो डिंगल कवियों की वीर गाथाएं हों, चाहे निर्गुणीय संतों की वाणियां हों, या फिर कृष्ण भक्तों या जो रागा अनुरागा भक्ति मार्ग के साधक हैं उनके पद हों, या राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासक की कविताएं हों, या सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों की तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य की, ये जो जितनी भी 6 धाराएं हैं ना, ये अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास ही है। जो अपभ्रंश भाषा है उसका स्वाभाविक विकास कैसे होता है, तो इन सब 6 धाराओं में हमें अच्छे से देखने को मिलता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, बिंदु कहते हैं, प्रकाश कहते हैं या सिद्धि कहते हैं? तो उसे नाद कहते हैं, राइट। और यह किस साहित्य, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत है या नाद साहित्य के अंतर्गत, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से समझाया है आपको कि कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। ओके, तो 41 का हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? रणमल छंद किसकी है? जयचंद प्रकाश किसकी है? और जयमय चंद्रिका किसकी है? दिए गए कूट में से बताना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इसका मिलान करना। प्रबंध चिंतामणि यह है आपके जैनाचार्य मैरुतुंग की रचना। ओके, जैनाचार्य मैरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। और जो रणमल छंद है वह है श्रीधर की रचना। रणमल छंद है श्रीधर की रचना। और जयचंद प्रकाश यह है आपके भट्ट केदार की रचना। जयचंद प्रकाश है भट्ट केदार की रचना। और जयमय चंद्रिका है आपके मधुकर कवि की रचना। ओके, तो 2 1 4 3 2 1 4 3 दिए गए कूट में से देखिए 2 1 4 3 विकल्प ए में होगा। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए दिए गए कूट में से 42 का, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, गोरखनाथ की, विद्यापति की, आचार्य देवसन की? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा, इसीलिए विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? पूछा है, नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इसको अप्रामाणिक मानते ही हैं। ओके, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या हैं क्या गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी हैं या डॉक्टर बुलर हैं? तो आदिकाल के अंतर्गत हमने यह भी देखा है कि किन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, किन विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक माना है, और किन विद्वानों ने अप्रामाणिक माना है पूरी तरह से। तो लेकिन यहाँ पे पूछा है कि इन विकल्पों में से बताना है कि सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। तो वे हैं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। ओके, तो ये क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को एक प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, इसीलिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? लेखन काल की दृष्टि से पूछा है। ओके, तो बताना है यहां पर लेखन काल की दृष्टि से। तो लेखन काल की दृष्टि से तो हमें विकल्प ए ही सही लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कीर्तिलता पहले रची उन्होंने भू परिक्रमा, उसके बाद पुरुष परीक्षा और फिर कीर्ति पताका। तो इसीलिए दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए ही सही उत्तर होगा, राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। राउल बेल, खुमार रासो, चंदन बाला रास और योगचर्या जैसी रचनाओं के यहाँ पर नाम है। बताना है कूट की हेल्प लेते हुए कि कौन से कवि की कौन सी रचना है। ओके, तो चलिए,
राउल बेल तो आपके कवि रोड की रचना है ना? कवि रोड की रचना है राउल बेल। और जो खुमान रासो है वह दलपत विजय की रचना है, कुमार रासो। और जो चंदन वाला रास है वो कवि आसगू की रचना है ना? चंदन वाला रास कवि आसगू की रचना है। और जो योगचर्या है वह है आपके डोंबिपा की रचना। तो इसीलिए 4, क्या होगा पहले 4, फिर 5 और फिर 1 और 2। 4, 5, 1 और 2 दिए गए कूट में से किस में है? विकल्प बी में। तो विकल्प बी सही होगा यहां पर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं? क्या लिखा? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। ओके, जो कथा होती है ना उसकी परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं होनी चाहिए बल्कि काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। और पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास तो वे एकदम नहीं है। तो यह दिए गए विकल्पों में से किस आचार्य का मानना है या किस विद्वान का मानना है? क्या मुनि जिन विजय का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? तो यह जो कथन रहा है यह रहा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प सी सही उत्तर, राइट, विकल्प सी सही उत्तर होगा। इनका मानना रहा जो कथा है ना वो परीक्षा की इतिहास की दृष्टि से नहीं बल्कि काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथा की परीक्षा, ओके, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं बल्कि काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। और जो पुरानी कथाएं वे काव्य ही अधिक प्रतीत होती हैं, इतिहास तो वे एकदम लगती भी नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है या मिलता है? क्या हमीर काव्य में मिलता है, क्या कीर्ति कौमुदी में मिलता है, क्या कीर्ति पताका में मिलता है या फिर कीर्ति लता में मिलता है? बताना है इन विकल्पों में से। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और वह भी यथार्थ वर्णन मिलता है हमें हमीर काव्य में। और यह हमीर काव्य किस कवि की रचना मानी गई है? शारंगधर की मानी है ना। इसके संबंध में भी अलग अलग मत हैं, कईयों ने इसको शारंगधर की रचना माना और कईयों ने किसी और कवि की रचना माना है। ओके, तो लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो मानना है कि आपके हमीर काव्य में इन सब का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखकों के नाम है और सूची 2 में उनकी रचनाओं के हैं। तो यहाँ पर मिलान करना है और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए मिलाते हैं। विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी की रचना का नाम है रेवंत गिरी रास, राइट। और नरपति नाहला की रचना का नाम है विसलदेव रासो। और जो शालीभद्र सूरी हैं उनकी रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास, राइट। और जो कवि आसगू हैं उनकी रचना का नाम है चंदन वाला रास। तो देखिए यहां पर 1, 3, 2 और 4 सही उत्तर हो गया। तो ढूंढिए किस कूट में होगा, किस विकल्प में, दिए गए कूट के किस विकल्प में है यह? 1, 3, 2, 4 विकल्प बी में। तो बस विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है? जो सिद्ध कवि रहे हैं उनकी जो सिद्धांत रहे उसमें महामुद्रा का, इस शब्द का बड़ा प्रचलन रहा। तो इस महामुद्रा का क्या अर्थ था? सिद्धि हेतु आसन का यह एक रूप है, या सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया का नाम है महामुद्रा, या फिर सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री का संसर्ग आवश्यक है, यह अर्थ है इसका, या फिर सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति भाव है। तो बताना है दिए गए विकल्पों में से कि महामुद्रा शब्द का उचित अभिप्राय क्या है। तो देखिए,
सिद्धों ने माना था कि यदि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो स्त्री का संसर्ग बड़ा आवश्यक है। ओके, तो विकल्प सी यहां पर सही उत्तर होगा। महामुद्रा शब्द का अभिप्राय होगा सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। तो सिद्धों में ये बड़ा प्रचलन में था। ओके, विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। राउलबेल, कुवलयमाला कथा, वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसी रचनाओं के नाम है। ओके, तो बताना है कि सही इनमें से विकल्प कौन सा होगा। तो देखिए इनमें से सही विकल्प होगा विकल्प सी। सबसे पहले कुवलयमाला कथा, फिर राउलबेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण और फिर वर्ण रत्नाकर। राइट, कुवलयमाला किसकी रचना है, राउलबेल किसकी रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है और वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लिखेंगे तो मतलब लिखेंगे, आप लिखते नहीं हैं। देखिए लिखा कीजिए। ओके, प्रश्न आपके बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो मैं प्रश्न करती हूं आपसे उसका आंसर आप देते नहीं हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई है, पैशाची में यानी कि पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई है, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं या फिर तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो बताना है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो किसमें लिखी गई हैं, बताइए। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। विकल्प सी सही उत्तर होगा। ओके, जो रचनाएं पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में, वही सिद्ध साहित्य के अंतर्गत यानी कि 84 सिद्धों की रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं आती हैं। तो विकल्प सी पूर्ववर्ती अपभ्रंश। ओके, नेक्स्ट देखिए, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उजो करे, परम महासुह एहु कणेन्दुरिय अशेष हरे। उपर्युक्त दोहे में महासुह का संबंध किस किस से है। महासुख महासु का तत्सम रूप है, महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, या फिर महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। कूट में से बताना है, कूट का प्रयोग करते हुए कि क्या सही होगा। केवल 1 और 4 सही होगा, 2 और 4 सही होगा, 1 2 3 सही होगा या 1 2 और 4 सही होगा। बताइए, यहां में से बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पर दोहा कहा गया है कि घोर अंधारे चंदमणि जिमि उजे करे, पर महासुख एहु एहु कणी दुरिय अशेष हरि। राइट, सही विकल्प होगा दिए गए कोट में से यहाँ पर केवल 1 2 और 3। महासुख का महासु का तत्सम शब्द रूप है और महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो 1 2 और 3 सही होगा इस दोहे के अर्थ में। ओके, 4 नहीं होगा सही कि महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी 1 और 3, 1 2 और 3 सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कूट में से ही हमने इसका आंसर भी चूज करना है, क्योंकि हमने पंक्तियों के संबंध में वीडियोस में आपने देखा होगा कि किसकी पंक्ति कौन सी है। राइट, तो चलिए पढ़ते हैं इन काव्य पंक्तियों को और बताते हैं फिर इसका उचित आंसर। देखिए यहाँ पर, नगर बाहिरी डोंबी तोहरी कुटिया छाई, यह किसकी काव्य पंक्ति है। तो ये तो कन्हप्पा की काव्य पंक्ति है कि नगर बाहिरी डोंबी तोहरी कुटिया छाई, कन्हप्पा की। और का तरुबर पंच बिडाल, ये किसकी है, लुइपा की है। का तरुबर पंच बिडाल, ये लुइपा की काव्य पंक्ति है। और कड़वा बोल न बोली बोलिस नारी, कड़वा बोल न बोलिस नारी, यह है आपके नरपति नालह की काव्य पंक्ति। और मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, यह है आपके अमीर खुसरो की काव्य पंक्ति। राइट, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, यह है अमीर खुसरो की काव्य पंक्ति। तो देखिए 2 1 4 3 यहां पर सही होगा, 2 1 4 और 3। तो विकल्प ए के अंतर्गत है ना 2 1 4 3, तो विकल्प ए यहां पर सही होगा। चलिए
सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किस आचार्य का है? मुनि जिन विजय का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या धीरेन्द्र वर्मा का? कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, बल्कि वे तो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत आती ही नहीं है। तो यह मानना रहा है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ओके, विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है यहाँ पर। तो यहाँ भी काव्य पंक्तियां हैं, बताना है कि कौन से कवि की कौन सी काव्य पंक्ति है। ओके, पहली काव्य पंक्ति है पंडी असल सत बखाणई। ओके, पंडी असल सत बखाणई, तो यह है आपके सरहप्पा की काव्य पंक्ति। दूसरी काव्य पंक्ति है नौलख पात्री आगे नाचे। नौलख पात्री आगे नाचे, तो यह है आपके गोरखनाथ की काव्य पंक्ति है ना, गोरखनाथ की काव्य पंक्ति है नौलख पात्री आगे नाचे। और तीसरी है देखिए 12 बरस ले कूकर जीवे, तो यह है आपकी किसकी काव्य पंक्ति है? कवि जगनिक की। 12 बरस ले कूकर जीवे, जगनिक। और चौथी है बजिन घोर निशान राज चौहान चौहोदिसी। बजिन घोर निशान राज चौहान चौहोदिसी, यह है आपके कवि चंद बरदाई की काव्य पंक्ति। ओके, तो 3 1 5 2 किस कूट में है? किस कूट के विकल्प में है? देखिए 3 1 5 2 विकल्प ए। विकल्प ए सही उत्तर, राइट। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। क्या बोल रहे हैं ये कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। और यह कथन किसका है? क्या राहुल सांकृत्यायन का है, आचार्य शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नामवर सिंह का है? तो बताना है। तो यह कथन है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ओके, अपभ्रंश भाषा के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का यह कथन है। नेक्स्ट कथन देखिए कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। आचार्य शुक्ल का यह कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के किस प्रकरण से लिया गया है, मतलब आदिकाल के किस प्रकरण से लिया गया है? प्रकरण 1 से, प्रकरण 2 से, प्रकरण 3 से या प्रकरण 4 से? तो जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, यह वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन लिया गया है, आदिकाल के प्रकरण 4 से यह लिया गया है। आदिकाल के प्रकरण 4 से, राइट। आचार्य शुक्ल ने प्रकरणों में बांटा है ना इसे, तो यहां पर होगा विकल्प डी सही उत्तर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और दूसरी तरफ रचनाकार हैं, और कूट का ही प्रयोग करना है आंसर चूज करने में। प्राकृत प्रकाश, प्राकृत प्रकाश रचना है आपके किसकी? वरु रुचि की रचना का नाम है। देखिए प्राकृत प्रकाश, 1 का 2 हो जाएगा यहां पर। ओके, वरु रुचि की रचना है प्राकृत प्रकाश। और श्रावकाचार तो आपके देवसेन की रचना है, राइट। और प्रबंध चिंतामणि, यह है आपके जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना, प्रबंध चिंतामणि। ओके, और कुमारपाल प्रतिबोध, यह है आपके सोमप्रभ सूरी की रचना, कुमारपाल प्रतिबोध। ओके, सोमप्रभ सूरी। तो 2 1 यानी कि 2 1 और 3 5। तो देखिए कूट के किस विकल्प में है ये? विकल्प ए में, 2 1 3 5। तो सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न, दब सहाब प्रयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? बरुरुचि ने, देवसेन ने, पुष्पदंत ने या माइल धवल ने? तो बताना है किसने किया है इसको। ओके, रूपांतरित किसने किया है दब सहाब प्रयास को द्रव्य स्वभाव प्रकाश में, है ना, गाथा या साहित्य की जो प्राकृत अवस्था है, तो इसको किसने रूपांतरित किया है, दिए गए विकल्पों में से बताना है। तो देखिए यहाँ पर ना बरुरुचि होगा, ना देवसेन होगा, ना पुष्पदंत होगा, बल्कि माइल धवल ने किया है। विकल्प डी सही उत्तर, माइल धवल। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? सूची 1 में प्रथम कवियों के नाम दिए गए हैं, यानी कि हिंदी का प्रथम कवि किसने किसको माना है, और सूची 2 में उन प्रस्तोताओं के नाम दिए गए हैं जिन्होंने हिंदी का प्रथम कवि अपने अपने अकॉर्डिंग माना है। तो ABCD विकल्प में से कौन सा युगम यहाँ पे असंगत है अर्थात गलत है वो बताना है। ओके, तो देखिए शिवसिंह सेंगर ने तो पुष्यदंत को माना है, यह बिल्कुल सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है हिंदी का, यह भी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यह भी सही है। लेकिन जो विकल्प बी है ना कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यह गलत है, यानी कि यह असंगत है। राइट, तो विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बोधों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है, यह कथन किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामविलास शर्मा का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही यह कथन है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर, और वह भी विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो आचार्य शुक्ल ने ऐसा माना है। ओके, स्वयंभू के ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन कौन है? पौमचर्यु, स्वयंभू छंद, णय कुमार चर्यु, ऋषनेमी चर्यु। और आपने यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनते हुए बताना है। केवल 1 2 3, केवल 1 और 2, केवल 1 2 और 4, या फिर 1 2 3 4 सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प डी। ओके, स्वयंभू के जो हैं तो देखिए केवल 1 2 और 4 सही है, यानी कि पौमचर्यु, स्वयंभू छंद और ऋषनेमी चर्यु। णय कुमार चर्यु स्वयंभू की रचना नहीं है। राइट, णय कुमार चर्यु किसकी रचना है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? आचार्य शुक्ल के अनुसार किसके विषय में? अमीर खुसरो के विषय में कौन सी बातें सही हैं? कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, या फिर खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, क्योंकि जो पहला है ना वह भी सही है। आचार्य शुक्ल ने ऐसा ही माना है खुसरो के बारे में कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर ज्यादा था। और दूसरा भी सही है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। और तीसरा भी सही है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तो 1 2 3 सही है आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो के संबंध में। ओके, 4 नहीं होगा सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया? कपालपा, मणिभद्रपा, खनकलपा या लक्ष्मीकरा को? तो क्या बोला है कि आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किस योगिनी को उल्लेखित नहीं किया है? राइट, तो किसे नहीं किया है? देखिए मणिभद्रपा को तो किया है,
खनकलापा को भी किया है, लक्ष्मीकरा को भी, लेकिन कपालपा को नहीं किया है। तो विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। 84 सिद्धों में नहीं माना है कपालपा को आचार्य शुक्ल ने। 84 जो सिद्धों के अंतर्गत जो योगिनियां हैं उनमें। नेक्स्ट है, सिद्धों में वह कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दरिकप्पा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे? सरहप्पा, शबरप्पा, लुइपा या डोंबिपा? तो बताना है 66 का कौन सा होगा दिए गए विकल्पों में। देखिए लुइपा होगा, विकल्प सी सही उत्तर। क्यों? क्योंकि देखिए लुइपा सिद्धों में वे कवि थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दरिकप्पा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे। तो लुइपा सही उत्तर होगा, विकल्प सी। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। क्या बोला है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व, यानी कि भक्ति आंदोलन चलने से पहले सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि यह कथन किस आलोचक का है। क्या आचार्य शुक्ल का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांकृत्यायन का, या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है गोरखनाथ के संबंध में। ओके, कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह माना है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में कौन से नाथ की वंदना की है? काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त माने जाते हैं। तो उन्होंने जो अभिनव गुप्त का जो ग्रंथ है अपना, क्या नाम है उसका, तंत्रालोक, उसमें उन्होंने किस नाथ की वंदना की है? मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ या चुरंगीनाथ? तो देखिए अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है, विकल्प ए सही उत्तर होगा, राइट। और अभिनव गुप्त जो है काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं और ये कश्मीर के रहने वाले थे। मैं बार बार इसीलिए दोहराती हूँ बातों को ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और याद रह जाए किसी भी बहाने से। ओके, इसीलिए बार बार प्रश्नों को रिपीट करना या बार बार पढ़ना, यह भी एक अर्थ है इसका कि हमें रचना किसी भी तरह से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से सही होंगे बताना है दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। तो यहां पर लिखा है कि नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले हैं और 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 मानी गई है। ओके, तो यह तो सही है नाथों के संबंध में कि नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले हैं और 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 मानी गई है। बिल्कुल सही तथ्य है नाथ संप्रदाय के बारे में। नेक्स्ट है कि नाथों में देश के पश्चिमी भाग यानी कि विशेषता जो राजपुताना साइड है और पंजाब का हिस्सा, उसको अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना। क्या है कि नाथों ने पंजाब और राजपुताना यानी देश का जो पश्चिमी भाग है उसी को अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना। तो यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरी पंक्ति है कि काफिर बोध नामक ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है, जिसमें पूजा तीर्थाटन के साथ हज नमाज का भी उल्लेख है। तो यह भी बिल्कुल सही है नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्यों में। इन पर सिद्धों के पंचम कार्य यानी कि जाति पांति विरोध आदि का प्रभाव मिलता है। तो यह सही नहीं है नाथों के संबंध में। बाकी ये तीनों सही हैं। तो देखिए दिए गए कूट में से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है? पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला किस धार्मिक स्थल से संबंधित है? सिद्धों से, नाथों से, जैनों से या सिद्धनाथ दोनों से? तो देखिए यह है बालनाथ का टीला नाथों से संबंधित, विकल्प बी सही उत्तर होगा। ओके, जो पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना हुआ है ना बालनाथ का टीला, वह है नाथों के धार्मिक स्थल से संबंधित, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं, कौन है? पुष्पदंत हैं, हेमचंद्र हैं, जैनाचार्य मेरुतुंग है या विद्याधर हैं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं आपके हेमचंद्र जी। विकल्प बी सही उत्तर। ओके, आचार्य शुक्ल ने माना है हेमचंद्र को द्वयाश्रय काव्य का रचनाकार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। अब यहां पर देखना है कि नाथ संप्रदाय की विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं और कौन कौन सी यहां पर सही है और गलत है, कोड का प्रयोग करते हुए बताना है। तो यहां पर लिखा है कि गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। तो यह तो बिल्कुल सही है कि गोरखनाथ का पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है, बिल्कुल सही है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य यानी कि ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, यह भी बिल्कुल सही है नाथ संप्रदाय के संबंध में। तीसरा है कि इस पंथ में पंचमकार के साथ शारीरिक मानसिक सुचिता पर बल दिया गया है, तो यह सही नहीं है, राइट। चौथा है कि इनका मानना था कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, तो यह भी बिल्कुल सही है नाथ संप्रदाय के विशेषताओं के संदर्भ में। तो 1, 2 और 4 सही होगा, यानी विकल्प बी यहां पर सही होगा, राइट। चलिए, अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने चरित काव्य लिखा है? जैनाचार्य मेरुतुंग, शालिभद्र सूरि, पुष्यदंत या सुमति गण? तो देखिए, अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर जिस जैन कवि ने चरित काव्य लिखा है उनका नाम है शालिभद्र सूरि। ओके, शालिभद्र सूरि ने क्या किया है? अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर एक चरित काव्य लिखा है शालिभद्र सूरि ने। किस साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए हैं? सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, जैन साहित्य या रासु साहित्य? तो देखिए, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जैन साहित्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए हैं। विकल्प सी सही उत्तर होगा, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? अमीर खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, बिल्कुल सही। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय कवि थे, यह भी बिल्कुल सही है अमीर खुसरो के बारे में। इनमें उक्ति वैचित्र्यता का नितांत अभाव था, तो यह नहीं है। अमीर खुसरो में उक्ति वैचित्र्यता का नितांत अभाव था, यह गलत है अमीर खुसरो के बारे में। बाकी इनकी पहेलियां और मुकरियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, यह भी सही है। और पूछा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो 1, 2 और 4 ये तीनों लाइनें सही हैं, ये तीनों तथ्य सही हैं, तो विकल्प यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ओके, तो यहां पर देखिए, जसहर चर्यू यह जैन साहित्य का ग्रंथ है, यह बिल्कुल सही है। चर्यापद नाथ साहित्य की रचना है, यह नाथ साहित्य के अंतर्गत चर्यापद रचे गए, तो यह बिल्कुल गलत है। ओके, बाकी सिद्ध साहित्य में डोंबी गीतिका मिलती है, बिल्कुल सही। और जैन साहित्य में श्रुति पंचमी कथा मिलती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर 1, 3 और 4 किस विकल्प में सही है? देखिए, विकल्प सी में, इसीलिए 76 का विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। ओके, चर्यापद नाथ साहित्य में नहीं मिलते हैं। चर्यापद किस साहित्य में मिलते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी ये तीनों तथ्य सही हैं, युग्म सही है। चलिए नेक्स्ट है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहा नाड़िया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सरहप्पा की, कन्हप्पा, लुईपा या डोंभिपा? तो देखिए, कन्हप्पा की यह काव्य पंक्ति है, विकल्प बी सही उत्तर। कन्हप्पा की काव्य पंक्ति है कि नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहा नाड़िया। ओके, नेक्स्ट काव्य पंक्ति देखिए, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहुदेस।
यह दोहा अमीर खुसरो का तो है ही, लेकिन इन्होंने किस संदर्भ में यह कहा था? अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लुट जाने पर, या हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, या अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर? तो अमीर खुसरो ने यह दोहा कहा था अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अमीर खुसरो के गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो इस पर दुख या संवेदना व्यक्त करते हुए खुसरो के मुख से ये बातें निकली थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहुं देश। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? 10, 9, 8 या 7? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या 9 मानी है। विकल्प बी सही उत्तर। इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, यह कथन आचार्य शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में लिखा है? रणमल चंद, जयचंद प्रकाश, विसलदेव रासो या पृथ्वीराज रासो? तो विसलदेव रासो के संबंध में देखिए, आचार्य शुक्ल ने यह कहा है, विसलदेव रासो एक छोटी सी पुस्तक है और इस पुस्तक को ऐसे वीर का यानी विसलदेव का रासो कहना खटकता है कहीं ना कहीं। तो विसलदेव रासो के संबंध में शुक्ल का यह कहना है। ओके। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अभट भाषा में की है। यहाँ अबहट का अर्थ क्या है? किससे है? विकल्प देखिए, क्या डिंगल भाषा से, पिंगल भाषा से, मैथिली युक्त ब्रज भाषा से, या मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा से? तो यहां पर जो अबहट है, जैसे विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अबहट भाषा में की, तो अबहट का अर्थ है मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा से। मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा से ही है अबहट का अर्थ। राइट, विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, असंगत कथन का चयन करना है। यहां पर कौन सा असंगत है दिए गए विकल्पों में से? ओके। पृथ्वीचंद कृत मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा प्रथम बावनी काव्य है, बिल्कुल सही है। कवि राजा बांकीदास ने कुकवि बतीसी में सर्वप्रथम डिंगल का प्रयोग किया है, यह भी बिल्कुल सही है। विकल्प डी देखिए, जगत सुंदरी प्रयोगशाला एक वैदिक ग्रंथ है जिसके रचयिता अज्ञात हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। पूछा है गलत कौन सा है इनमें से, तो विकल्प सी होगा, गलत या असंगत कह सकते हैं इसको। राइट, कि हिंदी में दोहा चौथाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद सर्वप्रथम हरिवदर सूरी ने किया, यह असंगत है। ओके, बाकी तीनों सही है। 82 का विकल्प सी होगा सही उत्तर के तौर पर, यानी कि असंगत उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आदिकालीन काव्य रचनाओं के संबंध में असंगत विकल्प का चुनाव करना है। यहां भी असंगत का ही चुनाव करना है। ओके। हेमचंद्र के प्राकृत पेंगलम में अपभ्रंश के दोहे संकलित हैं, गलत। दोहा पदड़िया गेवद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं, बिल्कुल सही। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों नृत्य गीत रासलीला काव्य है, 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है उपदेश रसायन रास, तो यह भी सही है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अपभ्रंश ग्रंथ है, यह भी बिल्कुल सही है। तो दिए गए विकल्पों में से असंगत है विकल्प ए। ओके, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यदि भी आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुखी नहीं पाते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में लिखा है? क्या प्रकरण 1 में, प्रकरण 2 में, प्रकरण 3 में या प्रकरण 4 में? तो बताना है किस में लिखा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता के संबंध में यह लिखा है प्रकरण 4 में। प्रकरण 4 में लिखा है आचार्य शुक्ल ने। आदिकाल को प्रकरणों में बांटा है इन्होंने, तो प्रकरण 4 में इन्होंने यह लिखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई,
यद्यपि आगे चलकर वह मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा मतलब कभी भी सूखी नहीं पाते। ओके, तो प्रकरण 4 में यह लिखा है। तो ये थे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, राइट। और देखिए इसकी नेक्स्ट कड़ी में हम दृष्टि द विजन बुक सीरीज के अंतर्गत देखेंगे भक्ति काल। भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। भक्ति काल में कौन कौन से किस किस तरह का काव्य रचा गया, कौन कौन से रचनाकार या कवि हुए, वो सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट कड़ी में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज शेयर भी करते रहें आगे से आगे। अगर आप में से कोई एक भी किसी एक को भी शेयर करता है ना, अगर आप इतने सारे बच्चों में से 100 बच्चे भी अगर वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आप 100 को भी शेयर करते हैं तो देखिए 200 बन जाते हैं इस तरह से। और बस इतनी ही उम्मीद करती हूँ आपसे। साथ में अच्छे से समझिएगा, किसी चीज का पता नहीं चलता तो आप बेझिझक कहिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा से उस चीज को समझाने का प्रयास करूंगी अपनी तरफ से, राइट। और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ भक्ति काल के साथ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।